तो मैग्नेटिक डाइपोल का बिहेव करता था करंट कैरिंग लूप। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब है कि जैसे कि कोई करंट कैरिंग लूप था, आपको याद हो अगर, जैसे मान लो इसमें ऐसे करंट जा रहा है, तो करंट आपका ऐसे जा रहा है, ऐसे अंदर की तरफ। कैमरा ऑन करूं, करंट आपका ऐसे जा रहा है, तो आप देखोगे उंगलियों को ऐसे घुमाओगे तो मेरे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ रही है, ये डायरेक्शन मेरी मैग्नेटिक फील्ड की आ रही है। ये डायरेक्शन किसकी आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां होती थी? मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल। तो क्या ये जो मैग्नेटिक कॉइल, जो इलेक्ट्रिक कॉइल है, जो सर्कुलर कॉइल है, क्या ये एज अ मैग्नेटिक डाइपोल की तरह काम कर रहा है? यस सर। भाई मैग्नेटिक डाइपोल की तरह ही तो काम कर रहा है ये करंट कैरिंग कॉइल है, एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, जिसका एक पोल साउथ साउथ दे रहा है, एक नॉर्थ पोल। तो मैं बोल सकता हूं कि अगर किसी सर्कुलर पाथ में कोई चार्ज अगर फ्लो हो रहा है, वो बिहेव करेगा एज अ मैग्नेटिक डाइपोल। मान सकता हूं कि नहीं मान सकता हूं? यस सर। आप कहोगे तभी मानूंगा मैं, तब तक नहीं मानूंगा। मान लूं? यस सर। ठीक है, आपने ऑर्डर दे दिया तो फिर मैं मान लेता हूं। देखो, मान लो कोई मैटर है, मतलब मटेरियल है, मटेरियल के अंदर क्या एटम होगा? यस सर। होगा कि नहीं? अच्छा, उस एटम के अंदर क्या आपका न्यूक्लियस होगा? उसके अबाउट आपके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे सर्कुलर पाथ में। यस सर। ऐसे कर रहा होगा, मान लो ऐसे मूव कर रहा है। तो क्या इसमें सर्कुलर पाथ में अगर आपके चार्ज मूव कर रहा है, तो क्या ये बिहेव करेगा क्या मैग्नेटिक डाइपोल की तरह? गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। करेगा कि नहीं करेगा मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव? यस सर। यस सर। मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा तो क्या इसके कारण कुछ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होगा? यस सर। तो अगर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या हम एरो से बताते हैं? यस सर। अच्छा, अगर इस इलेक्ट्रॉन की वजह से एक एटम की वजह से मान लो इस डायरेक्शन में है, तो किसी एटम की वजह से इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, किसी की वजह से इसमें हो सकता है, किसी की इसमें हो सकता है, किसी की वजह से इसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि एटम तो रैंडमली है ना मटेरियल में। हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि जो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट है वो क्या हो जाता है? जीरो होता है। सर आप ये वाला दोबारा से एक्सप्लेन कर दो कि आपने ये कैसे माना कि सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड में डाइपोल होता है। आप लेट एंटर किए थे क्लास में? चलो दोबारा करता हूँ, कोई नहीं। देखो, मैंने बताया था कि क्या हमारा करंट कैरिंग अगर कोई लूप है, क्या वो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करता है? क्योंकि करंट कैरिंग लूप के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड कहीं पे भी हो रहा है तो क्या उसका एक साउथ पोल होगा, एक नॉर्थ पोल होगा? यस। क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल के कॉम्बिनेशन को ही मैग्नेटिक डाइपोल बोलते थे? जैसे कि आपको याद हो, प्लस क्यू और माइनस क्यू के चार्ज को इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते थे। सिमिलरली मैग्नेटिक डाइपोल बोलते थे। क्या इस मैग्नेटिक डाइपोल के कारण कोई मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट भी होगा? यस सर। सिमिलरली हमने क्या किया था कि हमारा कोई एक मटेरियल है, उसके अंदर हमारा एटम है, एटम के अंदर क्या इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में रोटेट करते हैं कि नहीं? यस सर। तो वहां पे आपका करंट मूव कर रहा था, करंट मतलब चार्ज सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा था, यहाँ पे भी तो चार्ज आपका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है कि नहीं? तो क्या एटम के अंदर जो आपके इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं, क्या वो भी मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे? यस अगर ये मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करेंगे तो क्या उनके कारण भी एक मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा?
Yes, sir. अगर उनके कारण मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट होगा तो होता क्या है कि बहुत सारे एटम होते हैं, वो एक दूसरे के डायपोल्स को कैंसिल कर देते हैं, डायपोल मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं। देखो, पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का डायपोल मूवमेंट होता है, लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण वो एक दूसरे के डायपोल मूवमेंट्स को कैंसिल कर देते हैं। जैसे कि कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जिसमें डायपोल होते ही नहीं है, जैसे कि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. Yes, sir. इसमें डायपोल मूवमेंट होते नहीं है, जिनको हम आगे चल के पढ़ेंगे, क्या, डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। वो आगे की बात है, अभी अब ये मत समझो। अभी समझो कि कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनमें मैग्नेटिक डायपोल होते ही नहीं है। वो मटेरियल होते हैं जिनमें, जो कि फुल्ली पेयर्ड होते हैं, उनमें डायपोल्स नहीं होते, क्योंकि वो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक दूसरे के डायपोल मूवमेंट को कैंसिल कर देते हैं। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में भी होता है ना? हाँ, ऐसे उसके कारण भी होता है। लेकिन अभी इलेक्ट्रिक फील्ड अलग चैप्टर है, पहले हम मैग्नेटिक फील्ड को उसको भी रिलेट कर दूंगा जो आप कहना चाह रहे हो। इनिशियली जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया है तो हमारे मैग्नेटिक डायपोल, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन के कारण था, ये किसी इलेक्ट्रॉन के कारण था, ये किसी इलेक्ट्रॉन के कारण, ये किसी चार्ज के कारण, ये किसी चार्ज के कारण, ये किसी, सब लोग क्या एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, उल्टे सीधे हैं सारे। तो हमारा क्या, नेट डायपोल मूवमेंट क्या हो रहा है, जीरो। नेट आपका क्या हो रहा है, जीरो। तो यहां से आपका नेट डायपोल मूवमेंट जीरो। लेकिन जैसे ही हमने एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, तो उस क्या हुआ, जो भी डायपोल्स थे वो आपके अलाइन हो गए। वो क्या हुए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए। तो क्या इन अलाइनमेंट के कारण, अच्छा देखो, पहले जो डायपोल मूवमेंट था वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। ऐसे मान लो दो लोग लड़ रहे थे, अंदर दो लोग लड़ रहे थे, तो उनका एक दूसरे के कारण कैंसिल हो जा रहा था। अब जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया तो दोनों सेम डायरेक्शन में हो गए। क्या इनकी वजह से भी कुछ मूवमेंट बढ़ेगा, मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ेगा? भाई पहले क्या था, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। अभी मैंने मान लो कुछ मैग्नेटिक फील्ड लगाया और कुछ इनके इंटरनल डायपोल मूवमेंट के अरेंजमेंट एक साइड में अलाइन होने के कारण भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ, जिसको हम आगे चल के बोलेंगे आई। समझ में आया आई क्या है, किसकी वजह से आ रहा है? एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो मैंने अप्लाई किया, एक है मैग्नेटिक जो एक्सटर्नल अप्लाई किया है उसके कारण, एक्चुअली में इसको हम एच बोलेंगे आगे चल के, एच ही लिखो, यहां से भी एच बोलेंगे। जो मैंने अप्लाई किया है किसके लिए, मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ये एच। ये मैंने अप्लाई किया है मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए। और मैग्नेटाइजिंग की प्रॉपर्टी क्या है, अगर हमारे डायपोल सेम डायरेक्शन में अलाइन हो गए, जैसे ही हमारे अलाइन हुए, क्या अलाइनमेंट की वजह से भी कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट आएगा? Yes. बात, पहले रैंडम थे तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे, लेकिन जब सब सेम डायरेक्शन में हो गए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो, तो इसकी वजह से भी कुछ डायपोल मूवमेंट आएगा, जिसको हम आगे चल के बोलेंगे आई। क्लियर हुआ इतना? डायपोल्स के सभी के अरेंज होने की वजह से फिर क्यों मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है? हाँ, वो अभी बेटा वहां पर पहुंच रहे हैं, डोंट वरी, हम वहां तक पहुंच रहे हैं, वो भी चीजें देखेंगे। तो हम यहाँ पे आई समझ में आया, आई आएगा? Yes, sir. तो अभी अब देखो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब होता है, इट इज अ डिग्री टू विच अ सब्सटेंस इज मैग्नेटाइज। मतलब कोई मटेरियल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो कितना मैग्नेटाइज हो रहा है। मैग्नेटाइज का मतलब है कितना अलाइनमेंट हो पा रहा है, कितना अलाइनमेंट। देखो परफेक्टली अलाइनमेंट नहीं हो पाता एक्चुअली में, ऐसे मान लो कुछ अलाइनमेंट हुआ, मानो मैग्नेटिक फील्ड मैंने ऐसे अप्लाई किया, ऐसे करके कुछ अलाइनमेंट हो गया,
तो जितना कम होगा ये अलाइनमेंट, जितना एक सेम डायरेक्शन में कम होगा, क्या आई आपका कम होगा? यस सर। नहीं, अगर अलाइनमेंट बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट हो जाए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, क्या आई ज्यादा हो जाएगा? यस सर। Yes, sir. हमारा आई की डेफिनेशन होती है, इट इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट एक्वायर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। कितने मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट आपके मैग्नेटाइज हुए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आए, पर यूनिट वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ में आई बात? यस सर। तो बेटा एक दो लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं, कितने लोग हैं? 66 बच्चे हैं, एक दो लोग रेस्पॉन्स कर रहे हैं, काफी। बोलो बच्चा लोग, समझ में अगर नहीं आ रहा है दोबारा पूछो, समझ में आ रहा है तो क्लास को आगे बढ़ने दो। बोलो, रेस्पॉन्स करो। रिपीट करना लास्ट टाइम। जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया किसी मटेरियल पे, जैसे ही आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद में कितने डायपोल्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गए पर यूनिट वॉल्यूम, उसी को हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कितने मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम आपके अलाइन हुए हैं, उसी को हम बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। समझ में आई बात? Yes. अब देखते हैं, इसको मैं अभी बताऊंगा, इसको भी फॉर्मूले से आएगी डेफिनेशन। क्या मैं बोल सकता हूँ कि आई इक्वल टू एम, मतलब नंबर ऑफ डायपोल्स, कितने डायपोल है पर यूनिट वॉल्यूम, इसके अकॉर्डिंग? यस सर। एम का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, बताओ यार क्या है इनका फॉर्मूला? मैग्नेटिक फील्ड का एम, हाँ नहीं, मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, एमबी। एम इंटू 2L था कि नहीं? Yes, sir. कोई Yes, sir. मैग्नेट थी, साउथ पोल नॉर्थ पोल, इसके बीच की लेंथ थी 2L, मान लो इसका एरिया है A, इसका वॉल्यूम क्या होगा? क्या एरिया इंटू 2L होगा यस Yes. सर। कि नहीं? Yes, sir. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पुट कर देंगे मैग्नेट M की वैल्यू हमने पुट कर दी M इंटू 2L, और वॉल्यूम की वैल्यू पुट दी A इंटू 2L, तो आपका आ गया M अपॉन A। तो यहाँ से ही इसकी डेफिनेशन ये वाली बनेगी। इट इज आल्सो डिफाइंड एज द पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सबस्टेंस। इसको ये भी बोल सकते हैं कि पोल स्ट्रेंथ पर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सबस्टेंस इज कॉल्ड एज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. एसआई यूनिट होती है इसकी एम्पियर पर मीटर। अब हम आते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी पर। मैग्नेटिक इंटेंसिटी जैसा कि मैंने बताया था, कितना एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं मटेरियल को मैग्नेटाइज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इंटेंसिटी। डिग्री ऑफ विच a magnetic field can magnetize a substance or capability of external magnetic field to magnetize a substance। हम कितना मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करने के लिए, उसको हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी। जैसे अच्छा एक चीज और बताइएगा मुझे, मान लो मैंने यहां से H अप्लाई किया, ठीक है, H अप्लाई किया, H मैंने अप्लाई किया, कुछ इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड आया, मान लो ये अलाइनमेंट ऐसे हो गया, किसके कारण अलाइनमेंट हुआ? क्या ये H के कारण ही, मैग्नेटिक फील्ड के कारण ही अलाइनमेंट हुआ है? Yes, तो sir. इसके कारण जो मैग्नेटिक डायपोल मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्या वो I होगा? भाई ये डायपोल जब अलाइन हो गए तो उसके कारण भी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा थोड़ा सा। Yes, sir. तो मेरा टोटल Yes, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? मेरा टोटल मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? क्या दो फैक्टर की वजह से, एक तो जो मैं एक्सटर्नल अप्लाई कर रहा हूं, और एक जो इंटरनल की वजह, डायपोल्स के अलाइनमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आया है, क्या उसको भी ऐड हो जाएगा वो भी इसमें? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम Yes, है sir. भाई, दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो मैं बोल सकता हूँ आई बी इंटरनल क्या होगा? I होगा, और बी एक्सटर्नल क्या होगा? H होगा। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि मेरा बी नेट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I प्लस H के? होगा कि नहीं होगा? Yes. नेट मैग्नेटिक फील्ड मेरा B प्लस I प्लस H आएगा कि नहीं आएगा?
तो हमारा जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो डिपेंड करता है इंटरनल फैक्टर पे और एक्सटर्नल फैक्टर पे। इंटरनल फैक्टर किसकी वजह से आया था? ड्यू टू अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल, डाइपोल के अलाइनमेंट की वजह से। एक्सटर्नल फील्ड जो आपने अप्लाई किया। क्लियर है इतना? Yes, sir. Yes, sir. सिमिलरली अब अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने के लिए आपने क्या किया? म्यू नॉट लगा दिया, जिसको म्यू नॉट हम क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस की वैल्यू आपको पता है। तो बी नेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमें पता चली म्यू नॉट इनटू H प्लस आई। अच्छा एक बात मुझे बताओ कि क्या मैं H को अगर बढ़ा दूं, यानी कि अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दूं, क्या मेरा आई बढ़ जाएगा, अलाइनमेंट बढ़ जाएगा? Yes, sir. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि आप क्लास में बैठे हुए हो, आपके कोई एक टीचर हैं जो फ्रेंडली हैं आपसे, बहुत ज्यादा फ्रेंडली है, तो आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ कम लगेगा। Yes, sir. होता है कि नहीं होता है साहब? Yes, sir. होता है ना। मतलब आप जब आपके वो टीचर आए, मतलब जिनसे आप फ्रेंडली हो, कम स्ट्रिक्ट बोलना, तो एक तरह से बोलूं कम स्ट्रिक्ट टीचर आए, तो आप क्लास में कम अटेंटिव थे पढ़ाई के लिए। जैसे ही आपके प्रिंसिपल सर आ गए, क्या आप बिल्कुल स्ट्रेट बोर्ड की तरफ फेस करके बैठ जाओगे? Yes, sir. प्रिंसिपल मत, टीचर का अटेंटिवनेस का क्या मतलब है? हमने क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ाऊं तो क्या मेरा आई बढ़ जाएगा? Yes, sir. भाई Yes, आई sir. का मतलब क्या है? कितने अलाइन हो रहे हैं, तो क्या मेरा आई बढ़ जाएगा? तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा जो मैग्नेटिक आई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एच के। अगर मैं एच बढ़ा देता हूं तो मेरा आई भी बढ़ जाएगा। और एच तो यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन बढ़ाने के लिए एक सिंबल आया जिसको हम बोलते हैं जीटा। क्या बोलते हैं इसको? Zeta. जीटा, जिसको हम बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ये डिपेंड करता है किस पे? टाइप ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर। ससेप्टिबिलिटी डिपेंड करता है टाइप ऑफ मटेरियल पे और कितने टेम्परेचर पे आप ये सारी चीजें कर रहे हो। टेम्परेचर से रिलेशन हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में, लेक्चर के लास्ट में आएगा हमारा क्यूरी टेम्परेचर। वहां पे ससेप्टिबिलिटी की इंपोर्टेंस और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन अभी क्या मैं इस आई की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर सकता हूँ? Yes, sir. तो मैंने क्या किया? इस आई की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट किया तो हमारा रिलेशन आ गया B इक्वल टू म्यू नॉट H 1 प्लस जीटा। क्लियर है इतना सबको? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? आगे बढ़े? Yes, sir. Yes, sir. ओके। अच्छा अब अगर हमें वैक्यूम के लिए देखूं तो क्या वैक्यूम में कोई मटेरियल होगा? Yes, sir. अरे वैक्यूम Sir. स्पेस, वैक्यूम में कोई मटेरियल ही नहीं है। अगर कोई मटेरियल नहीं है तो क्या डाइपोल्स होंगे? नहीं होंगे। डाइपोल नहीं होंगे तो आई नहीं होगा। Yes, sir. आई नहीं होगा ना। Yes, sir. तो अगर आई नहीं होगा तो क्या मैं आई को अगर इस इक्वेशन में 0 पुट कर दूंगा तो बी क्या आएगा? म्यू नॉट इनटू एच आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. तो अगर मेरा स्पेस के लिए ये आया है तो सिमिलरली अगर मैं किसी अदर मटेरियल के लिए, अच्छा देखो स्पेस के लिए, मैं फ्री स्पेस के लिए देखा है तो मेरा फ्री स्पेस की परमिटिविटी आ गई है, परमिएबिलिटी आ गई है। सिमिलरली अगर मैं किसी मटेरियल के लिए देखूं तो क्या मेरे किसी मटेरियल की परमिएबिलिटी आ जाएगी इस जगह पे? आएगी कि नहीं? Yes, sir. अब मटेरियल की परमिएबिलिटी आ गई तो मुझे मटेरियल की परमिएबिलिटी का फॉर्मूला चाहिए। भाई मटेरियल की परमिएबिलिटी कैसे निकालूंगा? मटेरियल की परमिएबिलिटी के लिए हम रिलेशन देखेंगे कि कंपेयर विद, इसको कंपेयर कर देंगे किससे? बी नेट इक्वल टू म्यू नॉट H इंटू 1 प्लस जीटा। ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? अभी फॉर्मूला ड्राइव किया है। इससे हमने कंपेयर किया तो हमने देखा H से आपका H कैंसिल हो गया तो म्यू M की जगह पे आ जाएगा म्यू नॉट 1 प्लस जीटा। तो हमारा म्यू M का फॉर्मूला आ गया म्यू नॉट 1 प्लस जीटा। ये किसका फॉर्मूला आ गया हमारा? किसी मटेरियल की परमिएबिलिटी का फॉर्मूला। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. यहां तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े। Yes, अच्छा sir. किसी मटेरियल की परमिएबिलिटी का आ गया तो हम क्या जाए रिलेटिव परमिएबिलिटी देखते हैं। कोई कुछ कहना चाह रहा था क्या? अब हम देखते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। जैसे आपने 12th में रिलेटिव डेंसिटी पढ़ी थी कि नहीं? Yes, sir. रिलेटिव डेंसिटी क्या होती थी? डेंसिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड मटेरियल। स्टैंडर्ड जैसे लिक्विड के फॉर्म में
जैसे फ्लूइड के फॉर्म में हम लेते थे डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द वाटर, लेते थे कि नहीं? Yes, sir. सिमिलरली यहाँ पे लेंगे हम रिलेटिव परमिएबिलिटी में परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। अच्छा, यहाँ से अगर मैं फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी देखूं तो म्यू नॉट क्या आ जाएगा? क्या बी नॉट डिवाइडेड बाय एच आएगा? Yes, sir. सिमिलरली यहाँ से म्यू एम क्या आ जाएगा? क्या मेरा बी एम डिवाइडेड बाई एच आ जाए आएगा? Yes, sir. यहाँ से मैंने म्यू एम और म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दी तो यहाँ से एच से एच कैंसिल हो गया, यहाँ से एक्सप्रेशन आ गया म्यू आर इक्वल टू बी एम डिवाइडेड बाई बी नॉट। ये क्या हुआ आपका एक्सप्रेशन? क्लियर है? Yes, sir. अब अच्छा, इसको हम म्यू आर को एक और टर्म में निकाल सकते हैं। एक और टर्म में हम क्या किया, हमें म्यू आर इक्वल टू म्यू एम अपॉन म्यू नॉट है, तो हम इस फॉर्मूले को म्यू आर म्यू एम की जगह पुट कर देंगे तो हम यहाँ से म्यू नॉट कैंसिल आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा काम आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स में। म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस थीटा। यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है सबको? Sir. Yes, sir. ओके, देन ये क्वेश्चन करके बताओ यार। इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बता दूं बहुत इजी क्वेश्चन। करो जरा इसको। हवा लग रही क्वेश्चन में? कुछ क्या करना है इसमें? तो चलो, अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। एंड देखो ससेप्टेबिलिटी दिया हुआ है आपको, म्यू नॉट भी दिया हुआ है, आपको पूछा है मटेरियल की ससेप्टेबिलिटी। म्यू एम का फॉर्मूला बताया था मैंने, म्यू नॉट 1 प्लस जीटा, सिंपल वैल्यू पुट करनी थी उसमें बस। आपको क्या करना है, आपको जीटा दिया हुआ है कितना, 599, म्यू नॉट आपको दिया ही है, तो आपको सिंपल क्या करना था, म्यू एम आपको चाहिए म्यू नॉट 1 प्लस जीटा। म्यू नॉट क्या होता है बताओ, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 दिया हुआ है ना, इंटू 1 प्लस 599। तो आप देखोगे 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7 इंटू 600 का मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे आएगा 2400 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7, यानी कि 2.4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस के 7। Sir, option C. ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई थिंक किसी बच्चे ने आंसर किया है। Yes, sir. हाँ, नीता देवी ने आंसर किया था ऑप्शन डी। ओनली एक बच्चे का है। कितना इजी क्वेश्चन था ये, इससे इजी क्वेश्चन क्या आएगा यार। नीट में 2020 में क्वेश्चन आया, डर बन जाया करो, नीट के लिए ही पढ़ रहे हैं हम, नीट के क्वेश्चन नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। तो हाँ, ऑप्शन सी करेक्ट होगा क्योंकि 10⁻⁻7 है। ओ सॉरी 10 टू द पावर माइनस 7 नहीं बचेगा ना यहाँ पे। देखो 3 कम हो जाएगा, 10 टू द पावर 4 होगा ना। देखो यहाँ से 3 पावर चली गई, 2.4 क्या 1000 बचेगा ना यहाँ से। यस सर। यहाँ से 2.4 किया है तो 3 पावर गई, यहाँ से 7 में से 3 गया तो माइनस के 4 बचेगा। ऑप्शन सी है, डी ही आएगा। ओके सर। अब हम आते हैं टाइप ऑफ मटेरियल बेस्ड ऑन ससेप्टिबिलिटी एंड रिलेटिव परमिएबिलिटी। अच्छा, जैसा कि मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनके अंदर डाइपोल्स होते ही नहीं है। क्यों नहीं होते?
जैसे हीलियम का बताया था मैंने, क्या होता है 1s2, बताया था कि नहीं? Yes, sir. 1s2 Yes, बताया था, sir. जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक जो डायनेमिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें डायपोल्स होते ही नहीं है। इसमें क्या होता है, इंड्यूस्ड डायपोल होते हैं। आप आगे जाके पढ़ोगे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा ईएमआई में लेंज लॉ। क्या पढ़ाऊंगा? फैराडेज लॉ पढ़ाऊंगा और लेंज लॉ पढ़ाऊंगा। उस लेंज लॉ में बताते हैं कि जो आपका डायपोल्स होते हैं वो जिसके कारण बने होते हैं उसका अपोज करते हैं। इसमें डायपोल्स तो है नहीं, ये क्या है, इंड्यूस्ड डायपोल है। क्या है? इंड्यूस्ड डायपोल। जो इंड्यूस्ड डायपोल होंगे वो ऐसे इंड्यूस्ड होते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड जिसकी वजह से ये बन रहे हैं उसी का अपोज करते हैं। जिस मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा देखो, इंड्यूस्ड डायपोल किसकी वजह से बन रहे हैं? क्या जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तभी बन रहे हैं? यस सर, किसी डायमैग्नेटिक मटेरियल में जब हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं या फिर डायमैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाकर रख रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही तो इंड्यूस्ड डायपोल बन रहे हैं। Yes, तो जो sir. इंड्यूस्ड डायपोल की जो डायरेक्शन होती है जस्ट उसके अपोजिट होती है। किसके? जो मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई किया। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये इंड्यूस्ड डायपोल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है क्या वो आई होता है? यस सर, Yes, अगर sir. ये अपोजिट है, अगर ये अपोजिट है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि माइनस के आई होगा? Yes, sir. Yes, या sir. फिर मैं माइनस के आई न बोल के बोल दूं कि आई इक्वल टू होता है जीटा एच। क्या मेरा जीटा माइनस क्यों होगा? अगर जीटा कांस्टेंट है, जीटा को मैं कांस्टेंट ही ले रहा हूं, तो मैं क्या करूं, इस जीटा को माइनस बोल सकता हूं। क्या मैं ये बोल सकता हूँ इसके लिए जीटा माइनस होगा? यस सर, है? इसीलिए मैं बोलूंगा कि जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या होती है? नेगेटिव होती है। अच्छा, इसके लिए अगर ये नेगेटिव है तो म्यू आर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + जीटा होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. अच्छा, Yes, ये अगर नेगेटिव है, मान लो 1 माइनस समथिंग आएगा तो क्या म्यू आर इज लेस देन 1 आएगा? यस सर, Yes, sir. इसीलिए आपका रिलेटिव परमिएबिलिटी फॉर डायामैग्नेटिक मटेरियल ऑलवेज लेस देन 1। और इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट का और एच के बीच में ग्राफ होता है, ये जो आपको गिरता हुआ ग्राफ। जैसे आप एच बढ़ाओगे मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट कम होता है। समझ में आ रही मेरी बात? yes, sir. सर, हाँ। तो जो आपने इंड्यूस्ड डाइपोल बताया इसका मतलब बता दो। क्या इंड्यूस्ड डायपोल का क्या बता दें? इंड्यूस्ड डाइपोल का क्या मतलब होता है? आपकी वॉइस थोड़ी सी कम आ रही है, दोबारा बताओगे क्या, बोलोगे क्या? तो इंड्यूस्ड डाइपोल का क्या मतलब होता है? इंड्यूस्ड डायपोल का मतलब होता है एक्चुअल में डायपोल होते नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड किसी मटेरियल में अप्लाई करने के बाद में उसके अंदर कुछ डायपोल बन जाते हैं। एक्चुअली में देखो होता क्या है, मैं थोड़ा डीप में नहीं जाना चाह रहा था क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है। जैसे मान लो कोई मटेरियल है, ठीक है, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते थे डायपोल्स इनिशियली में, यस सर, करते हैं ना, ये जो कैंसिल आउट करते हैं, तो जब कैंसिल आउट करते थे ना तो इनमें कुछ पूरी एनर्जी जो होती है, एक सेकंड दूसरे स्लाइड पे जाते हैं, हाँ यहाँ पे आते हैं। देखो, एक्चुअली ये जो डायपोल मूवमेंट होता है दो मोशन के कारण होता है। एक तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करते हैं, गोल गोल चक्कर में मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, ऐसे मूव करते हैं, मूव करते हैं ऐसे। यस सर, और ये Yes, sir. इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे भी स्पिन करते हैं, स्पिन। एटम भी तो स्पिन करते हैं, एक बात तो, एटम भी तो स्पिन करता है अपनी जगह, करता है कि नहीं करता है? Yes, sir. ऐसे स्पिन करता है एटम, चलो एटम से ही समझते हैं। एटम ऐसे स्पिन करता है, वाइब्रेट करता है कि नहीं करता है एटम? आपने पढ़ा होगा कंडक्शन में, Yes. कंडक्शन में आपने हीट ट्रांसफर थ्रू कंडक्शन पढ़ा होगा, जिसमें हीट ट्रांसफर होती है एटम के वाइब्रेशन के कारण, होती है कि नहीं वाइब्रेशन? तो उस वाइब्रेशन, अच्छा एटम अगर वाइब्रेट कर रहा है और उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में चल रहा है, तो सर्कुलर पाथ की वजह से जो मैग्नेटिक डायपोल बन रहा था वो तो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, लेकिन जैसे हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो जो वाइब्रेट कर रहा था उसके कारण आता है आपका क्या, इंड्यूस्ड डायपोल। ये
एक्चुअली इसलिए डीप में नहीं पढ़ते क्योंकि हमारा ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर आता है और क्वांटम मैकेनिक्स आपके सिलेबस में नहीं। जैसे आपने दो तीन तीन तीसरा बैच है इसी टॉपिक का, आपने पूछा है बस, इसके अलावा किसी बैच में नहीं पूछा, इसीलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अदरवाइज 2 बैचेस में मैंने किया ही नहीं एक्सप्लेन, क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं। समझ में आया क्यों आया है ये इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. तो ये जो आया था और वो ऐसे आता है कि जिसकी वजह से आया उसका अपोज करता है। अब ये क्यों करता है, ये लेंज लॉ हम आगे पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में हम लेंज लॉ पढ़ाएंगे ना, तो इसी के ऊपर है काफी सारी चीज। करंट की डायरेक्शन निकालने के लिए लेंज लॉ आता था, उसमें पढ़ेंगे ये सारी चीज। क्लियर है? Yes, sir. मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट डायामैग्नेटिक मटेरियल की ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसमें इंड्यूस्ड डाइपोल्स होते हैं। जो इंड्यूस्ड डाइपोल की डायरेक्शन होती है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट अपोजिट होती है, इसीलिए आपकी ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती है। और ससेप्टिबिलिटी अगर नेगेटिव होती है तो आपकी रिलेटिव परमिटिविटी क्या हो जाती है? लेस देन। क्लियर है डायमैग्नेटिक मटेरियल का फंडा? Yes, sir. देखो यही सारी चीजें भी एक बार और आएंगी आपके सामने, उस टाइम पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि एक्सप्लेन वहां पे ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, आप खुद ही बता दोगे सारी चीजें। अब पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है? कुछ डाइपोल होते हैं। इसमें क्या होता है? कुछ डाइपोल्स होते हैं। तो डाइपोल इनिशियली क्या थे? रेंडमली अलाइन थे। इनिशियली क्या थे? रेंडमली अलाइनमेंट थे। लेकिन जैसे ही हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो ये लमसम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने लगी। लमसम देखो पूरे नहीं हो रहे हैं, थोड़े बहुत इधर उधर हैं, कुछ अलाइन हो रहे हैं, कुछ नहीं हो रहे हैं। देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ये दोनों की प्रॉपर्टी सेम होती है। एक चीज बस ये ध्यान रखिएगा कि मान लो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कोई चीज 10 है, बस इसमें फेरोमैग्नेटिक वही चीज 100 हो जाएगी, बस नेचर सेम रहेगा। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, कोई भी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे अलाइनमेंट पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? अलाइनमेंट होता है लेकिन कम होता है। इसीलिए हम जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे क्या मेरा अलाइनमेंट बढ़ेगा? Yes, sir. Yes, sir. अलाइनमेंट बढ़ेगा। इसीलिए हम देख पा रहे हो कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं डाइपोल मूवमेंट बढ़ता जा रहा है। और जैसे ही अलाइनमेंट होता है इसमें अलाइनमेंट किसकी डायरेक्शन में हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड की ही डायरेक्शन में हो रहा है तो आपका I भी पॉजिटिव है और BH भी पॉजिटिव है, तो क्या आपका जीटा भी आपका पॉजिटिव होगा? Yes, sir. जीटा भी Yes, sir. पॉजिटिव। अगर जीटा पॉजिटिव हो गया तो क्या आपका म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस जीटा जो है, क्या म्यू आर इज ग्रेटर देन 1 होगा? Yes, Yes, sir. sir. होगा ना। सिमिलरली आप आओगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में भी डाइपोल होते हैं, लेकिन फेरोमैग्नेटिक ऑलरेडी देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लगाने की वजह से इतना अलाइन होते हैं, उसमें थोड़े बहुत तो ऑलरेडी अलाइन है। और जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे काफी सारे मैग्नेटिक फील्ड लमसम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। और लमसम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से क्या, ग्राफ देखो आप जरा, थोड़ी बहुत देर तक मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया आप अलाइन हुए, लेकिन जैसे ही परफेक्टली अलाइन हो गए उसके बाद आप कितना भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा लो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा? क्योंकि जितना अलाइन होना था वो अलाइन हो चुके, इसीलिए। और डायरेक्शन ऑफ डाइपोल्स की डायरेक्शन जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, सेम डायरेक्शन है, इसीलिए आपका I भी पॉजिटिव होगा और H भी पॉजिटिव होगा। दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। Yes, sir. और I और H दोनों Yes. पॉजिटिव होंगे तो क्या मैं बोलूं ससेप्टिबिलिटी भी पॉजिटिव होगी। Yes, sir. और ससेप्टिबिलिटी Yes, sir. अगर पॉजिटिव होगी तो आपका देखो इसमें पॉजिटिव होती है लेकिन लार्ज होती है। आप देखो लार्ज भी होती है, लार्ज वैल्यू होती है। अगर ये लार्ज होगी तो क्या मेरा म्यू आर भी लार्ज होगा? Yes, sir. Yes, क्या sir. तीनों चीजें समझ में आई क्लियरली? Yes, sir. Good go. क्या So first one. फर्स्ट वाली कौन सी? डाया की। Yes, sir. देखो डाया मैग्नेटिक मटेरियल में ये क्लियर हुआ कि आपको डाइपोल्स होते नहीं है। Yes, sir. क्यों नहीं होते? क्योंकि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें।
जीरो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है उसका इनिशियली। जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं उसके कारण उसमें इंड्यूस्ड डाइपोल आते हैं, और जो इंड्यूस्ड डाइपोल आते हैं वो आपके जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है उसके जस्ट अपोजिट आते हैं, और जस्ट अपोजिट आते हैं तो आई हमारा क्या था, इंड्यूस्ड डाइपोल मूवमेंट, या फिर मूवमेंट के इनिशियली जो अलाइनमेंट जो मूवमेंट उसका हो रहा था डाइपोल्स का, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड था, तो आई हमारा नेगेटिव हो जाएगा। अगर आई नेगेटिव हो जाएगा इसका मतलब हमारे क्या, जीटा को भी नेगेटिव होना पड़ेगा, और जीटा नेगेटिव होगा तो हमारा म्यू आर क्या हो जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा। समझ में आया? तो ये Yes. डायरेक्शन में क्यों है, ये नहीं बात समझ आ रही। बेटा ये डायरेक्शन में क्यों है, ऐसा नेचर है, और ये चीज इसलिए समझ में नहीं आ रही क्योंकि अभी ये टॉपिक आया नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर में लेंज लॉ पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ये। लेंज लॉ पढ़ोगे, लेंज लॉ पढ़ोगे आगे तब समझ में आएगा। ये इंड्यूस्ड डाइपोल आते हैं, ऐसा लॉ है, थ्योरी है ऐसी। तो ये कोई मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। हाँ हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के इंड्यूस्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में आप अप्लाई करोगे उसका अपोज करेंगे। देखो आप जब लेंज लॉ पढ़ोगे ना आगे नेक्स्ट चैप्टर में लेंज लॉ पढ़ोगे, उसका नियम ही यही है, लेंज बताता ही यही है कि जो जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ रहा है हमारा करंट उस तरह से सर्किट में फ्लो करेगा कि उसके अपोजिट आए, वो मैग्नेटिक फील्ड को घटाए, उसके जस्ट अपोजिट होगा। तब मैं आपको बताऊंगा कि जो इंड्यूस्ड डाइपोल मैंने बताया था अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, देखो उसका प्रूफ यहाँ पे है। समझ में आई बात? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब ये क्वेश्चन का आंसर बता दो जरा। द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज नेगेटिव फॉर, कौन सा मटेरियल के लिए होती है? डी। Option D. ठीक है। डी। अभी हम देखते हैं कंपैरिजन बिटवीन डाया, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तीनों के बीच में कंपैरिजन देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं डाया मैग्नेटिक सब्सटेंस आर दो सब्सटेंस व्हिच आर फ्रीली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। हमारा डाया मैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, मैग्नेट से रिपेल होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर इंड्यूस्ड डाइपोल होते हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होते हैं कि नहीं? Yes. और मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होते हैं मतलब उसको मैग्नेटिक फील्ड से दुश्मनी है, उसको मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, दुश्मनी है। इसीलिए डाया मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड से दूर भागते हैं। सिमिलरली पैरा मैग्नेटिक मटेरियल अट्रैक्ट करते हैं और फेरो मैग्नेटिक मटेरियल स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। फेरो मैग्नेटिक मटेरियल क्या करते हैं, स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं। सेम टू सेम हमारा सेकंड पॉइंट आता है कि जब हम डाया मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है तो ये क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिपेल करते हैं। भाई डाया मैग्नेटिक मटेरियल की दुश्मनी है मैग्नेटिक फील्ड से, अगर जिससे दुश्मनी है तो उससे दूर भागेगा ना, भागेगा कि नहीं, या फिर दुश्मन को दूर भगाएगा अपनी पावर से। तो ये क्या करता है, डाया मैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, इसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम एंटर कराने की कोशिश करते हैं तो ये कोशिश करता है कि दुश्मन को दूर से दूर भगाएं। इसलिए आप देख पा रहे होगे डाया मैग्नेटिक मटेरियल क्या कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को रिपेल कर रहा है, दूर भगा रहा है, अवॉइड कर रहा है कि मुझ में एंटर ना करें। और पैरा मैग्नेटिक मटेरियल की क्या है, दोस्ती है लेकिन कम है, दोस्ती है लेकिन कम है। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है उनको अपने अंदर से बोल रहा है, भाई आ जाओ मेरे अंदर से एंटर करके जाओ, मुझे अच्छा लगता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन मेरे अंदर से निकलती है। तो सिमिलरली फेरो क्या करता है, इसकी बहुत तगड़ी दोस्ती है, ये सारी की सारी लाइन की कोशिश करता है कि सारी की सारी लाइन मेरे अंदर से भी। समझ में आ रही चीजें? Yes, sir. आगे बढ़े। यस सर। थर्ड पॉइंट देखते हैं। यहाँ पे थर्ड होना चाहिए था, वैसे यहाँ पे फोर्थ होना चाहिए था, पर ठीक है कोई नहीं। पॉइंट में क्या रखा है, व्हेन placed in non-uniform magnetic field, it moves from stronger to weaker magnetic field. अच्छा एक बात बताओ, जो दुश्मन है, मान लो आप यहाँ पे खड़े हो, एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ पे खड़े हो, आपका दुश्मन एक तो यहाँ पे खड़ा है, एक छोटू सा दुश्मन है, कोई छोटू सा, और एक दुश्मन ये है, दोनों दुश्मन है, दोनों मारेंगे आपको, आप इनके पास जाओगे, दोनों मारेंगे, तो आप कौन से के पास जाना चाहोगे, कम बड़े स्मॉल वाले के पास। ये मान लो 1 है, ये 2 है, तो स्मॉल वाले के पास जाना चाहोगे कि नहीं चाहोगे?
भाई मार पड़े Yes, थोड़ी sir. कम पड़े, अगर 2 के पास गए हड्डी तोड़ देगा। सिमिलरली होता है मैग्नेटिक मटेरियल के साथ में। डाया मैग्नेटिक मटेरियल हमेशा मूव करता है स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से किधर, स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। समझ में आई बात? स्ट्रॉन्गर टू Yes, वीकर। sir. और अगर आपका ये दोस्त होता, अगर ये फ्रेंड होते दोनों, तो आप क्या करते, पहले इससे मिलने जाते। भाई पहले नेताजी से मिलने जाते हैं ना, नेताजी से जान पहचान हो जाए तो कुछ जाते कि नहीं? Yes, sir. मतलब हमेशा अगर Yes. जान पहचान हो जाए तो पहले ताकतवर से मिलने जाते हैं। सिमिलरली हमारा पैरा के साथ क्या होगा, अगर ये फ्रेंड है, पैरा का क्या है, फ्रेंड है भाई, पैरा की फ्रेंडशिप है किससे, मैग्नेटिक फील्ड से। तो ये क्या करेगा, ये हमारा हमेशा मूव करेगा। वीक अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो ये स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाने की कोशिश करेगा, बोलेगा हम तो ताकतवर के पास जाएंगे भाई। सिमिलरली और वेरिएबल अट्रैक्शन होता है, मतलब कम अट्रैक्शन होता है। सिमिलरली अगर फेरो के पास जाएंगे तो फेरो बोलता है भाई हमारा तो बहुत तगड़ी जा रही है, बहुत तगड़ी दोस्ती है नेताजी के साथ में, तो वो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन रखेगा, लेकिन जाएगा कहां, वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? Yes, sir. Yes. Similarly, when a diamagnetic rod is freely suspended in a uniform magnetic field, it always align in direction perpendicular to the magnetic field. अगर कोई diamagnetic material की रॉड बनी हुई है, उसको हम एक स्ट्रिंग से टांगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के जस्ट परपेंडिकुलर हो जाती है। अच्छा, ये परपेंडिकुलर होगी, जस्ट स्ट्रेट होगी, वर्टिकल होगी, परपेंडिकुलर, तो वो क्या करती है, अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर कर लेती है। अब सिमिलरली क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल लाइन क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड के जस्ट पैरेलल हो जाती है, लेकिन स्लोली, देखो स्लोली घूम रही है, देखो स्लोली घूम रही है। और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि अलाइन तो पैरेलल ही करती है लेकिन बहुत जल्दी कर लेती है। देखो बहुत जल्दी करेगी, देखिएगा ये कि नहीं, बहुत जल्दी। Yes, sir. तो जैसा Yes, कि मैंने बताया था, पैरा और फेरो प्रॉपर्टी सेम होती है, बस स्पीड फेरो में ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू पैरा। क्लियर है सारे पॉइंट अभी तक? yes, sir. अब Yes, जो sir. पॉइंट आने वाले हैं, अब जो पॉइंट आने वाले हैं, मैं आपको एक बार पढ़ा चुका हूं सारी चीजों, देखिएगा आप खुद बताओगे। When a diamagnetic substance is placed in a magnetic field, it is weakly magnetized in direction opposite to the inducing field. ये बोल रहा है कि अगर किसी डायामैग्नेटिक मटेरियल को मैं किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं तो क्या करता है, वो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो जाता है। क्यों होता है, कोई बताएगा मुझे? हाँ, इंड्यूस्ड के dipole. कारण। जैसे मैंने बोला था ना, आप खुद बताओगे इसको, तो इंड्यूस्ड के कारण, क्योंकि इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड आता है, इंड्यूस्ड डायपोल्स आते हैं, सॉरी इंड्यूस्ड डायपोल आते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल इसके जस्ट अपोजिट आते थे, जिनकी वजह से क्या होता था, हमारा अपोजिट होता था। और पैरा में क्या होता था, पैरा में सेम डायरेक्शन में होते थे लेकिन कम अलाइन होते थे, हम ऐसे करके करेंगे पैरा में, ये एच है, ये भी एच। और फेरो में लमसम कोशिश करते थे कि ज्यादातर सारे स्ट्रेट हो जाते थे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। क्या यही था? Yes, sir. सिमिलरली Yes. अच्छा, डायपोल मूवमेंट की बात करें तो डायपोल मूवमेंट, इंड्यूस्ड डायपोल मूवमेंट नेगेटिव होता था कि नहीं होता था इसमें, डाया में? Yes. पैरा में पॉजिटिव होता था कि नहीं होता था? Yes, sir. और फेरो में भी पॉजिटिव होता था और लार्ज वैल्यू होती थी। Yes, मैंने sir. आपको पहले ही बताया था कि ये द्वारा आएगा, तब आप खुद से बताओगे। देखो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या इसमें नेगेटिव होती थी? आई इसमें नेगेटिव होती थी, इसमें पॉजिटिव होती थी पैरा में, और फेरो में पॉजिटिव होती थी। सिमिलरली मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या इसकी लेस देन 1 होती थी? क्योंकि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी नेगेटिव होती थी ना इसकी, इसलिए नेगेटिव लेस देन 1 होती थी। क्या इसकी क्या होती थी? पॉजिटिव होती थी, मोर देन 1 होती थी। और इसकी बहुत ज्यादा होती थी, मोर देन 1 तो होती ही थी लेकिन बहुत ज्यादा होती थी। समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. Yes. ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं इसको फास्ट करवा रहा हूँ। ये क्वेश्चन बताओ जरा, डायामैग्नेटिक मटेरियल इन मैग्नेटिक फील्ड मूव्स, कहां से कहां मूव करते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल? Sir, perpendicular. डायामैग्नेटिक, अगर किसी मटेरियल को मैं
किसी डाया मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखूं, तो वो कहां से कहां मूव करेंगे? इन अ नॉन यूनिफॉर्म। So C option. ऑप्शन सी, हाँ, स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। जहां पे स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां से वीक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे, यही बताया था। ए भी एक्सप्लेन कर दो है क्या सर? हाँ, आप एक्सप्लेन कर दोगे? इसको यस सर। देखो, जैसा कि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है ना बेटा, अभी देखो, ये देखो, व्हेन, हाँ, व्हेन अ डायामैग्नेटिक, अभी मैंने आपको इससे पहले बताया था कि नहीं बताया था कि अगर आप बीच में खड़े हुए हो, यहाँ पे कोई छोटू सा है आपका दुश्मन, यहाँ पे कोई मोटू सा दुश्मन है, सर याद है? ये इसके परपेंडिकुलर क्यों नहीं हो सकता? क्या परपेंडिकुलर नहीं हो सकता मतलब? तो ऑप्शन ए में परपेंडिकुलर दिया एक हुआ है। सेकंड, एक सेकंड, परपेंडिकुलर टू द फील्ड, बेटा परपेंडिकुलर, आप बोलो ना, ये नेचर होता है डायामैग्नेटिक मटेरियल का। अगर डायामैग्नेटिक मटेरियल को, अब आप ये पूछो, एक बात बताओ, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप इसके ही पास क्यों गए, इसके पास क्यों नहीं गए? क्योंकि वहां पे फील्ड ज्यादा मार होगी। ज्यादा पड़ेगी, मार ज्यादा पड़ेगी। तो परपेंडिकुलर देखो, अगर आप मान लो, एक सेकंड, चलो ये भी बता देता हूं ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है यूनिफॉर्म यस सर। है, एक्चुअली में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, तभी तो आपका स्ट्रॉन्गर कहीं पे होगा, कहीं पे वीकर होगा, होगा कि नहीं? अब एक बात बताओ मुझे, डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है? जस्ट इसके अपोज करता है कि नहीं करता है? जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड ये है, ठीक है, जस्ट इसके अपोज करेगा कि नहीं करेगा इसका? डाया में है, ये अपोज कर रहा है। पहले था मान लो आपका, और यहाँ पे है मान लो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे करके करते हैं, यहाँ पे मैग्नेट बनाते हैं, मैग्नेट का नॉर्थ पोल इधर करते हैं, साउथ इधर करते हैं, और यहाँ से ऐसे करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाते हैं, क्योंकि ये अगर इधर मूव करेगा, अगर ये इधर मूव करेगा तो क्या होगा? हायर मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा, होगा कि नहीं? क्योंकि इसकी मैग्नेट के पास जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा ना, बढ़ेगा कि नहीं? अगर दूर जाएगा इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक फील्ड कम हो रहा है। यस सर। अगर मैग्नेट से हम दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, पास आता है मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होता है। अच्छा, अभी मैं आपको ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, अभी एक मिनट रुको। जैसे ही ये पास आएगा, जैसे ही ये पास आएगा, तो क्या ये जो इंड्यूस्ड डाइपोल है क्या वो बढ़ेगा? क्योंकि हमारा क्या था, एच आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच, था कि नहीं था? यस सर। था कि नहीं था? एच क्या है? ये जो हम मैग्नेट के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं ये आपका एच है। एच अगर बढ़ रहा है, जैसे ही हम अगर उसका अपोजिट, जो अभी आप कहना चाह रहे थे ना, उसका अपोजिट, अगर मैं मैग्नेट के पास लेके जा रहा हूं, अगर मैं पास लेके जा रहा हूं तो क्या हो रहा है? मैग्नेट के जस्ट पास लेके जा रहा हूं तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, एच बढ़ रहा है, तो क्या आई बढ़ेगा? यस सर। अगर आई बढ़ रहा है, अगर आई बढ़ रहा है तो ये इसका अपोजिशन ज्यादा करता है। अपोजिशन करने वाले के पास कैसे जा सकता है? ये नॉर्थ पोल इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। करेगा कि नहीं करेगा रिपेल? यस सर। ये रिपेल करेगा, इसलिए ये क्या किस डायरेक्शन में भागेगा? इस डायरेक्शन में। तो क्या कर रहा है एक्चुअली में? क्या कर रहा है? स्ट्रॉन्गर से दूर भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? यस सर। स्ट्रॉन्गर दूर भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? पास में तो नहीं जा रहा ना स्ट्रॉन्गर के। यस सर। इसीलिए हो रहा है कि फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ द फील्ड। समझ में आई बात? यस सर। अब बात आई आप परपेंडिकुलर की बोलना चाह रहे थे। जैसे मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। आप मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज में पढ़े होंगे कि यहाँ पे मान लो ए पॉइंट है और यहाँ पे ए बी पॉइंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड की जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं तो आपकी मैग्नेटिक इंटेंसिटी चेंज नहीं होती। मैग्नेटिक इंटेंसिटी चेंज नहीं होती, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, क्योंकि यूनिफॉर्म है ना बेटा, यूनिफॉर्म है। और जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप इधर आ जाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ सकता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरी बात को?
Yes, sir. इसीलिए परपेंडिकुलर क्योंकि यूनिफॉर्म है ना, उसमें डायरेक्शन में जाके होगा क्या, तो मैग्नेटिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है। बेटा समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ पहले यस सर। कि हाँ बताओ। सर जैसे इन डाइपोल्स को मैग्नेट के जितना पास लाते आएंगे उतनी ज्यादा रिपल्शन बढ़ जाएगी ना। बिल्कुल बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। सर फिर जो आपने वो रोड परपेंडिकुलर होगी वो मटेरियल की प्रॉपर्टी है। क्या क्या मतलब आपकी वॉइस थोड़ी सी क्लियर नहीं आ पाती मुझे। सर जो आपने बोला कि अगर जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है एंड उसकी नहीं है एटम वो की। परपेंडिकुलर, अच्छा उस रॉड की बात कर रहे हो आप? यस सर। रॉड परपेंडिकुलर क्यों हो रहा है? अच्छा, इस रॉड की बात कर रहे हो आप, इस रॉड की बात कर रहे हो ना, इस वाली रॉड की। यस सर। ये जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, एक्चुअली होता क्या है देखो। एक सेकेंड, क्यों हो रहा है मैं ये भी बता देता हूँ। एक चीज बताओ मुझे कि आपका मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है, मान लो एक इस प्लेन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस प्लेन में, तो आपसे कम मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल से अप्लाई करने के लिए आपको आपका मटेरियल कैसे रखना चाहिए? बताओ मुझे कैसे रखना चाहिए। ऐसे रखोगे ऐसे, तो पूरे मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई पास हो रहा है, देख रहे हो आप? इसके पैरेलल कर रहे हो तो पूरे मटेरियल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं। ऐसे कर रहे हो तो भी ज्यादा हो रही है। सिर्फ एक कंडीशन है परपेंडिकुलर, जिससे कि इस मटेरियल से कम मैग्नेटिक फील्ड पास हो, है कि नहीं परपेंडिकुलर? Yes, sir. यस सर। परपेंडिकुलर ही एक ऐसी कंडीशन है जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही है तो सिर्फ इतने एरिया से, इतने छोटू से एरिया से मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही है, बस होंगी। तो अगर पैरेलल कर दिया तो पूरे यहां से एंटर करेंगे और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन करेंगे, पूरे मटेरियल से पास हो रही है। और डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है? डायामैग्नेटिक मटेरियल अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होता है। तो अपोजिट है इसी वजह से वो कोशिश करता है कि उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम से कम पास हो, इसीलिए अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर अलाइन कर लेता है। यस सर। समझ में आई बात? यस सर। क्यों परपेंडिकुलर करता है? चलो ठीक है, अभी यहां तक क्लियर हो गया। तो अभी लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या बोलता है? क्यूरी लॉ क्या बोलता है? क्यूरी लॉ बोलता है कि भाई अगर किसी मटेरियल के, मान लो किसी मटेरियल पे मैंने एच अप्लाई किया, ठीक है, एच अप्लाई किया और उसके अंदर कुछ अलाइनमेंट हुआ, उसके अंदर आराम से चिल मार के ये अलाइनमेंट था, चिल करके ये अलाइनमेंट था, डायपोल्स में अलाइनमेंट हो गया। अच्छा डायपोल में अलाइनमेंट हो गया, इस टाइम पे टेम्परेचर था मेरा कितना, 300 केल्विन। फॉर एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पे नहीं, यहाँ से हटाना पड़ेगा फिर मुझे, ये यहाँ पे लेता हूँ। जैसे मान लो कि ये कोई मटेरियल था, मैंने इस पे एच अप्लाई किया, मैंने फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ले रहा हूँ, इतना याद रखिएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्यों ले रहा हूँ? उसके अंदर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी अच्छी होती है, इसीलिए इसका एग्जांपल ले रहा हूँ। तो इस पे क्या किया मैंने, जैसे ही एच अप्लाई किया, इसका मैग्नेटिक जो डायपोल्स थे अलाइन हो गए, किसके डायरेक्शन में? एच की डायरेक्शन में, एच की डायरेक्शन में अलाइन हो गए। इस टाइम पे टेम्परेचर था कितना मेरा, 300 केल्विन। अब जैसे ही मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, मान लो इनिशियल टेम्परेचर ये था, मैंने फाइनल टेम्परेचर कर दिया मान लो 500 केल्विन। क्या 500 टेम्परेचर कर दूंगा मैं तो इसके अंदर एटम्स जो थे उनके अंदर वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, वाइब्रेशन क्रिएट होगा। वाइब्रेशन बोले तो क्या डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से। तो अगर डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा तो क्या जो अलाइनमेंट था वो डिस्टर्ब हो जाएगा? यस सर। भाई अलाइनमेंट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो क्या बोल सकता हूं मैं कि अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो मेरा अलाइनमेंट कम हो जाएगा? Yes, sir. अलाइनमेंट कम हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं अगर मुझे फिर से अलाइनमेंट करना है, मान लो 500 डिग्री पे मुझे अलाइनमेंट करना है, तो क्या मुझे या तो एच बढ़ाना पड़ेगा या फिर टी को कम करना पड़ेगा? Yes, sir. तो मैं बोल सकता हूं कि मेरा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच।
और I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T। बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ? Yes, sir. तो हमने किया I, ये फॉर्मूला लिखा, तुम दोनों को साथ में जब किया तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू I T। तो H को इसके नीचे लेके गए। तो आपने पढ़ा होगा, अभी पढ़ा था कि I इक्वल टू जीटा H, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? Yes, sir. I अपॉन H को क्या मैं जीटा Yes, लिख sir. सकता हूँ? I अपॉन H को जीटा लिख सकता हूँ कि नहीं? Yes, sir. जैसे ही मैंने I अपॉन H को जीटा लिखा तो आपका 1 अपॉन T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो मेरा एक C आया, एक क्यूरी कांस्टेंट। क्यूरी कांस्टेंट तो ये कहना चाहता है कि अगर किसी मटेरियल को उसके क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर अगर ले गए तो वो मटेरियल अगर फेरोमैग्नेटिक है तो वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी दर्शाएगा। क्यों दर्शाएगा पैरामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी? बताएगा। क्योंकि देखो, जैसे आप जब आप क्यूरी टेम्परेचर से ऊपर ले जाओगे, मैग्नेटिक डायपोल आर कोऑर्डिनेटेड एट लोअर टेम्परेचर पर तो अलाइन रहते हैं, लेकिन रैंडम ड्यू टू हाई टेम्परेचर रैंडम थर्मल मूवमेंट प्रोड्यूस डायपोल मिसअलाइनमेंट। डायपोल्स के बीच में मिसअलाइनमेंट हो जाता है। और पैरा और फेरो में एक ही अंतर था डायपोल के अलाइनमेंट का। फेरो में डायपोल का अलाइनमेंट ज्यादा अच्छा था, पैरा में कम था। और टेम्परेचर की वजह से फेरो के डायपोल अलाइनमेंट कम हो गए, इसीलिए वो प्रॉपर्टी शो करने लगेगा किसकी? पैरा की। फेरो की अलाइनमेंट कम हो जाएंगे तो प्रॉपर्टी किसकी शो करने लगेगा? पैरा की। समझ में आया? क्यूरी लॉ समझ में आया? Yes, sir. क्लियर हुआ सब कुछ? तो अभी आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क में 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन है आपके, इनको करके आना है और क्लास करते हैं। क्लियर है आज की क्लास का सब कुछ? Yes. Yes, sir. डाउट तो नहीं बचा अभी भी? डाउट है, डाउट। हाँ बताओ। तो जो क्वेश्चन था ना परपेंडिकुलर लाइंस वाला, परपेंडिकुलर लाइंस कौन सा वाला क्वेश्चन? ये वाला डायमैग्नेटिक वाला। बताओ। यस सर, इसमें ऑप्शन ए और सी दोनों सही तो है। ऑप्शन ए परपेंडिकुलर टू द फील्ड। परपेंडिकुलर टू द फील्ड कैसे? जो आप मटेरियल की प्रॉपर्टी बताई थी वही वाली। कौन सी मटेरियल प्रॉपर्टी बोल रहे हो? तो आपने जब डायमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी। एक सेकंड, कौन सी वाली प्रॉपर्टी? क्योंकि वो परपेंडिकुलर हो जाएगा रॉड अगर वाली। डैश में रखा। नंबर बताओ कौन सा? तो यही वाला। अच्छा ये लेफ्ट डाउन। यस, ये परपेंडिकुलर अपने आप को, आप समझ रहे हो, यहाँ पे अपने आप को परपेंडिकुलर अलाइन कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है। बस मूव करने में और अलाइन करने में फर्क है ना बेटा। यस सर। मूव करने में और अलाइन करने में फर्क है। जैसे आप यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की बात करो, जैसे मान लो आपको मैंने बहुत बेसिक एग्जांपल दिया था, ये वाला, ये दिया था कि नहीं दिया था? ये वाला इसीलिए दिया था मैंने ये आपको कि मैग्नेटिक डायामैग्नेटिक मटेरियल हमेशा वीकर मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव नहीं करते, स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ। ये काम कौन करता है? पैरा और फेरो करते हैं। वो वीकर से स्ट्रॉन्गर जाते हैं और डाया स्ट्रॉन्गर से वीकर जाता है। लेकिन ये आप इसकी वजह से कंफ्यूज हो ना कि ये अपने आप को परपेंडिकुलर अलाइन कर लेता है। परपेंडिकुलर अलाइन क्यों करता है? ये भी तो रीजन मैंने बताया कि जैसे देखो, मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये है, एक ब्लैक पेन दिख रहा है आपको? यस सर। एक मिनट, छोड़ो, ये पेन दिख रहा है? यस। ये पेन दिख रहा है कि नहीं? अरे एक तो प्रॉब्लम ये है ना, कैमरे के सामने आपको ये एज अ पॉइंट दिख रहा होगा। चलो ये ऐसे ले लेते हैं, चलो ऐसे, ये अब तो दिख रहा है ना? दिख रहा है कि नहीं? अब मैं इस कार्ड को मैं कैसे रखूं इसके सामने कि जिससे कि इसके अंदर से कम एरिया से फील्ड लाइन पास हो। क्या ऐसे रखूं? ऐसे जस्ट ऐसे इसके ऊपर? तो देखो ऐसे अगर इसके ऊपर रखूंगा तो इस एंड से पास होंगी, इस एंड से स्टार्ट होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन और इस एंड से निकलेंगी कि नहीं?
Yes. Yes, sir. तो इसके जस्ट परपेंडिकुलर अगर मैंने ऐसे रख दिया तो देखो इस एंड से छोटे से एरिया से यहाँ के छोटे एरिया से एंटर करेंगे और इस छोटे एरिया से बाहर निकल जाएंगे, इसलिए यहाँ पे परपेंडिकुलर अलाइन करता है। और ये जो आप बात कर रहे हो, ना किसकी, आप कौन से वाले में कंफ्यूज थे, इस वाले में। यहाँ पे परपेंडिकुलर टू द फील्ड, यहाँ पे इसने क्लियरली बोला है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल इन अ मैग्नेटिक फील्ड मूव्स। इसने ये नहीं बोला है कि परपेंडिकुलर जाएगा, इसने बोला वीक में और स्ट्रॉन्गर में किसके आसपास। अदर ऑप्शंस को भी तो देखो, अदर ऑप्शंस को भी तो देखोगे आप। यस सर। आप कंफ्यूज उस अलाइनमेंट की वजह से कंफ्यूज नहीं होना है। अलाइनमेंट, वो अलाइनमेंट अलग है, अलाइनमेंट अलग चीज है। अलाइनमेंट कम एरिया कांटेक्ट में आने की कोशिश कर रहा है अलाइनमेंट की वजह से। क्लियर है बेटा? यस सर। अगर अभी भी क्लियर नहीं हो प्रवीण तो आप मुझे फिर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, मोबाइल पे या व्हाट्सएप पे, कैसे भी कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू सर। और किसी को कोई डाउट?